आज आप लोगों को यहाँ वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना जो बता रहे थे, सर को दे दिए फोटो कॉपी कराने का, हालांकि वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको कल या परसों, मतलब परसों नरसों तक 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो ये केमिकल बॉन्ड खत्म होगा, तब तक आप लोग धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपकी जुड़ गया है, तो स्कूल में कहीं पढ़ाया जाता नहीं है, ठीक है। तो जुड़ गया है, तो जैसा हमने बताया कि एक बार जैसे केमिकल बॉन्ड अभी खत्म होने में 1 आध हफ्ते तो लगेंगे, ठीक है। तो जब तक हम पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्ड, तब तक आप लोग उसको क्या करिएगा, एक रीडिंग लगा लीजिएगा, और उसको हम लिखाएंगे नहीं, वो एज ए नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसको हम चीज़ों को यहाँ पे समझा देंगे, तो समझाने में हमें 1-2-3 लेक्चर लग सकता है, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक यूनिट 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी और इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाएगी, ठीक भैया। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो कल अपना कहाँ से बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, BF3 जी सर। तो लुईस एसिड हो गया था ना सर। यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा सा बात करते हैं BH3 पे, किससे बात करते हैं, BH3 बोरान हाइड्राइड, इसको बोरान भी करते हैं, क्या कहते हैं, बोरान। तो यहाँ पर यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो कितने हो गए, 6। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अनस्टेबल है। अच्छा, कल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिखे थे, लेकिन कल स्टेबल लिखे थे। कल स्टेबल क्यों लिखे थे, बैक बॉन्डिंग, ये बैक डोनेट करके इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दे रहा था। आज नहीं कर पाएगा, क्यों, आज इसके पास नहीं नहीं है, देना भी चाहे बेचारा, मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो क्यों, एज बैक डोनेशन इज नॉट पॉसिबल, बैक डोनेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लुईस एसिड तो है ही है, लुईस एसिड तो है, ठीक है। अब चलो देखा जाए, देखते हैं। अब स्टेबिलिटी तो लेना है इसको, तो क्या होगा, B2H6 कहाँ लेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, B2H6 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मोशन में कितने का, ध्यान रखना, समझिए। इसको T कह रहे हैं, T फॉर टर्मिनल, किनारे वाला, B फॉर ब्रीदिंग, B फॉर ब्रीदिंग, टर्मिनल, ध्यान देना, समझिएगा। अब अगर इस बोरान से पूछो कि आपका आर्केट पूरा है, बोलेगा हाँ पूरा है, कहोगे कैसे, तो गिनाएगा, गिनो, 2 4 ये 5 6 ये 7 ये 8, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं ये, बनाना, कुछ वैसा दिख रहा है, ठीक है। एक बार नीट में पूछा गया था कि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो है कैसे, तो ध्यान देना बेटा, पहले समझ कर बनाइएगा। यहाँ पर ये एक बॉन्ड है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, 2, और हमेशा किसी बॉन्ड को बनाने में 2 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वही जो एकल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, उनको
बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। ठीक है, Yes, yes. तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितने एटम के बीच में है? 1 2 1 2, ऐसे कितने बॉन्ड हैं जो 2 एटम के बीच में हैं? 4, 1 2 3 4, और एक बॉन्ड है कितने एटम के बीच में है? 3। यहाँ से शुरू के यहाँ पे खत्म हुआ ना, तो इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया। ये भी एक बॉन्ड है, कितने को कवर किया? 3 को। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 1 2, तीसरा चौथा कहाँ गया? 2 ही तो है भाई। इस बॉन्ड को लो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये अलग दूसरा बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि बॉन्डिंग का नेचर क्या है। यहाँ पर 4 बॉन्ड ऐसे हैं डबल बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 से 2 सी मतलब 2 सेंटर के बीच में, और 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो 3C 2 इलेक्ट्रॉन। इसको आप याद रखिएगा। तो पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो है, कि किसी तरह से आपको बता रहा कि हमने अपना आपके पूरा कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है। ठीक है, ये जो B2H6 है, ये यहाँ पर लुईस बेस से रेट कर जाएगा। ठीक है, तो रेट करेगा तो यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिसोसिएशन हो जाएगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिसोसिएशन हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल के लिए लुईस बेस क्या होंगे? CO R3N। अनसिमेट्रिकल के लिए अमोनिया RNH2 R2NH। किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग चले आगे। तो देखो जैसे B2H6 है, यहाँ पर 2CO, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H3B, यहाँ पर CO होल ट्वाइस। यहाँ तो सिमेट्रिकल डिसोसिएशन हो ना, आधा आधा टूट गया, तो आधा आधा तोड़ेगा तो BH3 बनेगा ना, BH3CO BH3CO। ध्यान रखना, CO के पास क्या है? लोन पे CO के पास क्या है? कल बता दी डायग्राम कि हम लोग ये ऐसा डायग्राम बनाए थे। ये कार्बन के पास लोन पे है। अब ये कार्बन अगर इस BH3 को लोन पे देते तो जो इस तरह से इसने अपने आप को पूरा किया था, ठीक है, टूट जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? B2H6 2NH3, यहाँ पर BH4 प्लस BH2 NH2 ठीक है, और इसको हीट कर देंगे, हीट। तो यहाँ पर बेटा B3N3 H6 बन जाएगा। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको बोराजोल कहते हैं। थोड़ा इसके लिए जगह बचा है, एक साइड थोड़ा सा, अभी इसमें और बताना है। ठीक है, बोराजोल क्या करते हैं? बोराजोल, ये एंटीसेप्टिक होता है।
तो बोरान के जो भी कंपाउंड होते हैं सभी क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं। बोरान के जो भी कंपाउंड हैं सभी क्या हैं, एंटीसेप्टिक। इसको बता दो। और इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, कि ध्यान दो, इसका डायग्राम अगर बनाना है तो जैसे बेंजीन का बनाते हो वैसे इसको बना दो। बस अंतर यह है कि कार्बन के जगह पे अल्टरनेट पैटर्न में क्या हो जाएगा, बोरान, ये नाइट्रोजन अपना रूम में इसको डोनेट करता रहेगा। ये ठीक है ना। और बेंजीन आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो सब कुछ बेंजीन जैसा ही है। बस ये है कि बेंजीन आपका नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर। आइसोस्टर्स ये क्या है, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स मतलब सेम स्ट्रक्चर, सॉरी सेम नंबर ऑफ एटम, सेम स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार ये पूछा जा चुका है पीएमटी में ही, ठीक है, कि आइसोस्टर्स क्या है, तो जिसमें एटम सेम हो और क्या सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे CO2 और N2, ये आइसोस्टर्स है। CO2 N2O क्या है, इधर थोड़ा सा लिखना पर मजबूरी है हमारी, लेकिन थोड़ा सा चलना है। CH3 माइनस और NH3 क्या है, आइसोस्टर्स है। एक दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा हो गया, और एक एग्जांपल ये है, ही है, ठीक है। तो आइसोस्टर्स में क्या कहते हैं, एटम सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और स्ट्रक्चर सेम होता है। इधर वहां दिख रहा होगा, देखो आइसोस्टर, इधर देखो आइसोस्टर में पर सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ सॉरी सेम स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। एग्जांपल एक तो बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन है ही है, दूसरा क्या है CO2 और N2, और तीसरा क्या है CH3 माइनस और NH3। तो ये आइसोस्टर्स है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाना था। बोरान के सारे कंपाउंड क्या होंगे, एंटीसेप्टिक। इसका ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये T ये T। ध्यान दीजिए बेटा, भैया यहाँ पर कितना भैया, ये लगभग 121 डिग्री है। ये 1.19 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर 97 डिग्री है, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या लिखी दे रहे हैं। यहाँ पर दो बोरान के बीच की दूरी 2.76 एंगस्ट्रॉम है, ये दो बोरान के बीच की दूरी। एक बार, अच्छा यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन रहे हैं, कितने बांड बने हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 बांड का होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। एक बार IIT में एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा, IIT में का एक क्वेश्चन है, पहले सुन लो अच्छा। क्वेश्चन क्या है कि इन B2H6 bond angle of EHT is nearly 120 degree, nearly 120 degree. Then what will be hybridization of boron? अच्छा ध्यान दो, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे वैसे वहां पहुंच रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि जहां पर हाइब्रिडाइजेशन 120 होगा, सॉरी एंगल, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ाया जाएगा, आपसे अगर ऐसे कह देता कि B2H6 में HT BHT का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सॉरी B2
हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो बदल जाता नहीं। इतनी लंबी कहानी गा रहा है कि B2H6 में HT-BHT का बॉन्ड एंगल नियरली 120 डिग्री है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो चूंकि ये कहलवाना चाह रहा ना कि जैसे चूंकि वो मालूम है कि आप रटे हो, 120 देखेंगे तुरंत sp2 बोलेंगे और बोलेंगे ऐसा गलत करके आएंगे खुश होकर कि हाँ तो सही मारे हैं, निकलने पता चलेगा गलत था। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इस हाइब्रिडेशन पे ध्यान रखिएगा। तो ये IIT का क्वेश्चन है, इधर जो लिखे थे नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, और इधर भी इन सबको याद रखिएगा, ये सारी चीजें बता दिए। इधर को मिटा सकते हैं, चलो भैया इसको मिटा। अच्छा इधर मिटाया पहले, तो ये हो गया। मिटा दें क्या? चलो मिटा इसको, चलो मिटा। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा ANF3 ये आयनिक है, ठीक है, आयनिक। ठीक है, AlCl3 भैया, ये AlCl3 जो है यहाँ पर एक्सपोस होगा, सॉरी एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस का वाटर के साथ नहीं है, तो ये कोवैलेंट है। क्या लिखना पसंद करोगे, कोवैलेंट। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एल्युमिनियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 3 शेयर करके कितना बना दिया, 6। 3 है, 3 शेयर करके कितना बना दिया, 6। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, ये सर 6 और क्या है, ठीक है, ठीक है। और ये स्टेबल तो नहीं है, तो आप चाहोगे कि हम स्टेबल ना रहे, आप चाहो लेकिन ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, ये तो चाहेगा ना। तो कैसे होगा, ये 2 मॉलिक्यूल जुड़कर क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर भैया क्या आप लिखना चाह रहे हो, Cl एल्युमिनियम, यहाँ पर Cl, यहाँ पर ध्यान रखना, एल्युमिनियम Cl 2 मॉलिक्यूल हो गए ना। ऑक्टेट किसी का कंप्लीट है नहीं, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा, और इसके पास लोन पेयर है, इसको तो क्या हो गया। अच्छा बॉन्ड यहाँ पे कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3 और अब तो स्टेबल है। थोड़ा सा BeCl2 का पूछ लीजिएगा, मान लो भी थोड़ा इसके बारे में बताना, मान लो दिमाग से 10 मिनट करें, बताएंगे। चलो हाँ, बात अपनी होने वाली थी किस पर, अगर इसको एक्वस कर दें, क्या कर दें बेटा, एक्वस, तब ये क्या हो जाएगा, आयनिक। क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आयनिक क्यों हो जाएगा, इसको बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, 2, 8, कितना बेटा, 3, तो ये हो जाएगा 3s2 3p1 3d0, 3s2 3p1 3d0, तो ये s2 हो गया, p1 और d0,
है ये कितने का है? 3। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर 3 सेल किया तो क्या हो गया? BCl3। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये वाटर है, क्या है? वाटर। अब ध्यान दो, इधर इतना लो, फिर इसको 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 इसको। अच्छा, अब ध्यान में रखना, समझिएगा, जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। जुड़ क्या रहा है? वाटर। तो वाटर के जुड़ने पर भी एनर्जी निकलेगी। वाटर के जुड़ने को हाइड्रेशन कह रहे हैं। तो एनर्जी किस प्रोसेस में निकल रही है? हाइड्रेशन में। तब जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप इतना बता दोगे कि ये आयनिक है, ये पर्याप्त नहीं है। आपसे ये पूछेगा क्यों आयनिक है, ये बताएगा कि आयनिक है, आप कारण बताओ क्यों आयनिक है। तो आप बताओगे कि यहाँ पर ये जो एनर्जी इसके जुड़ने से निकलेगी वही इस बांड को तोड़ने के काम में आएगी। और ये जब जुड़ा था तभी एनर्जी निकली थी। तो ये जब जुड़ा था तो जो एनर्जी निकली थी उसको बोले थे बांड एनर्जी। और अब इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो गई, किसी बांड के बनने पर जितनी एनर्जी निकलती है अगर उतनी दे दी है तो फिर टूट जाएगा। तो अगर ये ज्यादा हो गई तो ये टूट जाएगा, ज्यादा नहीं हुई तो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। ठीक है, इसको बता दें क्या? चलो, तो क्या बताना है यहाँ पर? ये क्या लिखोगे? एज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बांड एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बांड एनर्जी। अब ध्यान देना बेटा, समझिएगा, यहाँ पर AlCl3 है 6H2O। तो ये क्या हो जाएगा? AlH2O होल 6 और ये Cl3 हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान दो, अगर इसको एक्सेस वाटर से रेट करा दिया, एक्सेस वाटर से, तो ये H2O फिर इससे रेट करेगा। यहाँ पर AlH2O होल 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH होल थ्राइस, यहाँ पर 3HCl, एसिड हो गया, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और आपको वैसे भी साल्ट हाइड्रोलिसिस प्रायः है कि Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है और एल्युमिनियम पहले और दूसरे ग्रुप का है नहीं, मतलब वीक बेस का पार्ट रहा होगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये Cl का इलेक्ट्रॉन है। जो दो तरह के इलेक्ट्रॉन है ना, एक एल्युमिनियम का है तो उसको बोल्ड से दिखाया है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है इसका मतलब वो Cl का इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ध्यान देना है, यहाँ तक बात हो गई। ये तो हम एक एग्जांपल ले कि AlCl3 आयनिक है। अच्छा, अब आप मतलब आयनिक है। अच्छा, इसको वाटर के द्वारा टूट गया तो वाटर के द्वारा टूटने को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। मतलब AlCl3 की हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं, तो आप बोलेंगे होगी। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि हम किसको बोल दें हाइड्रोलिसिस होगी और किसको बोल दें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी? प्रश्न उठता है नहीं? तो आपको बता दें, अगर मतलब ध्यान दो, कोवैलेंट कंपाउंड, क्या बोल रहे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो एक लाइन नोट में लिख लो, if central atom of covalent compound, if central atom of covalent compound बोलो, has vacant d orbital,
then it is hydrolyzed, then it is hydrolyzed, then it is hydrolyzed. If covalent compound, sorry, if center atom of vacant, if center atom of covalent compound has vacant d orbital, then it is hydrolyzed. ठीक है, निकाला इसको। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दो। एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना क्या क्या एक्सेप्शन है। PF5 नो हाइड्रोलाइसिस। क्यों? ध्यान में बेटा, मिटा तो दिए। अगर ध्यान दो, यहाँ पर O जुड़ा था एल्युमिनियम से, O जुड़ा था किससे? एल्युमिनियम से। तो मतलब O जब किसी को अपना लोन पेयर देगा, इसका मतलब O जुड़ जाएगा उससे। तो यहाँ पर रीजन क्या बताएंगे? एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ PF बॉन्ड इज ग्रेटर देन PO बॉन्ड। इतना बताने से काम नहीं चलेगा हाइड्रोलाइसिस होगी या नहीं, कारण सही बताना जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना मतलब वाटर लोन पेयर देगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल को जुड़ गया तो फास्फोरस और ऑक्सीजन जुड़ के PO1 बना लिए। तो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी PF बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं, इसलिए नहीं टूटेगा। या सीधे कह सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ेगा तो वाटर जुड़ेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर ध्यान रखना, ASF4 ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, SF6 ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस ठीक है। तो ये जान रहेगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, उसका कारण और है। SF4 की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, SF4 की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, SiCl4 हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, लेकिन CCl4 बताओ हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। क्यों? कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। देख लो यहाँ पर दूसरे पीरियड में ना, कार्बन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, सिलिकॉन के पास है। अभी ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी हैलाइड है, देखो यहाँ से ये सारे हैलाइड ज्यादातर ये वाले पूछ जाते हैं हाइड्रोलाइज, क्यों जाएंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज जानते रहेगा। अब शायद ये पूछ भी रहे थे किसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या होगा? जितने Cl है उतने हटेंगे, वहां पर OH जाएगा, तो क्या हो जाएगा? SiOH4H2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? SiOH का हो, तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? SiO2। ध्यान रखिएगा, एक आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते। तो उसी परिवार का तो सिलिकॉन भी है, यहाँ पर तो 4 OH हैं, तो एक कार्बन पर 2 OH रहेंगे तो H2O निकल जाएगा। इसी तरह से सल्फर सिलिकॉन पर भी रहेंगे तो H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? SiO2, ठीक है। 2 H2O निकल जाएगा। आगे चला जाता है, चलो। तो BeCl2 को देखा जाए थोड़ा सा, BeF2 आयनिक। ध्यान दो, BeF2 क्या है? आयनिक। बाकी बोरान के सारे कंपाउंड कोवलेंट हैं।
बेरिलियम, ये दोनों का कोवेलेंट आपको कोवैलेंट। तो इसी को छोड़कर बी मतलब फ्लोरीन को, फ्लोराइड को, सारे कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट है। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर बेरिलियम और के आउटर मोस्ट में कितने काम है, दो शेयर कर लिया, 4 हो गया, आकर तो पूरा नहीं हुआ। तो ये 2 रूपों में रहता है, कितने, 2। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, BCl2 कोवेलेंट। ये इसको डोनेट कर दिया और ये इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे रह सकता है, ये गैस स्टेट है, क्या है, गैस स्टेट। और तब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp2। क्यों, क्योंकि कितने बांड हैं, 1 2 3, कितने बांड हैं, 3। और ध्यान रखना, इधर ध्यान देना, इसको करना है यहाँ। अब हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान दें, ऐसे जितना इच्छा हो तो बना, ठीक है। और अब क्या करोगे ना, तो ये नोन पेयर इसको इसने दिया और इसने इसको दिया, ये अब कितने मान बनाया बेरिलियम, 4। तो हाइड्रोजन sp3 सॉलिड स्टेट। तो अगर आपसे कहा जाए कि BeCl2 का गैस स्टेट में हाइड्रोजन क्या है, sp2, सॉलिड स्टेट में sp3। बॉन्ड से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों, हाँ, बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों। कोई प्रॉब्लम बेटे, आगे चले, आगे चले, चलो देखो हम ध्यान कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ ऑक्सीजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी तक कोई देख रहे थे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले कहानी ओरली सुन लो। जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लेंगे, मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों हैं, और सेंट्रेट तो होगा ही, ये तीनों हैं। तो जहां तक पॉसिबल होगा हाइड्रोजन सेंटर एटम से नहीं जोड़ा जाएगा। आज हम रूल नहीं है, मतलब एक तरह से जनरल है, लेकिन मैक्सिमम ये फॉलो होगा, मैक्सिमम ये फॉलो होगा। तो इस पहले पॉइंट को लिखा दें, कुछ पॉइंट ध्यान दें कि पहले सुनो फिर लिखाएंगे। जहां तक कोशिश होगी कि हाइड्रोजन सेंटर एटम से न जुड़े, ये हमारी कोशिश होगी। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन को सेंटर एटम से ना जोड़ा जाए, और तब तक प्रयास करेंगे जब तक सफल हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए, 2 ऑक्सीजन आपस में ना जुड़ने पाए, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड अवॉइड करेंगे। और अगर बनाना पड़ ही रहा है तो संख्या मिनिमम में हो, संख्या क्या हो, मिनिमम में। अगर ऑक्सीजन की संख्या ऑड नंबर में है, विषम, और सेंट्रल एटम 1 से ज्यादा है, 2 है,
तो एक ऑक्सीजन निश्चित रूप से सेंटर एटम, दोनों सेंटर एटम के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जो नोट करके लिखते हैं। फिर कार्बन ऑक्सीजन दूसरा एक कंपाउंड है, हेडिंग बना दो, कार्बन ऑक्सीजन कंपाउंड हेडिंग। हाँ, एक कंपाउंड है बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक कंपाउंड है बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव है, एज फार एज पॉसिबल। पहला, हाइड्रोजन इज नॉट लिंक्ड विद सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन नॉट लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। टू ऑक्सीजन इज नॉट कनेक्टेड, two oxygen is not connected. Structure of compound should be symmetrical. If central atom is more than one, and oxygen is odd, then one oxygen is placed in between both central atoms. If compound of phosphorus has oxygen, then one oxygen is necessarily attached with phosphorus by double bond. One oxygen necessarily attached with phosphorus by double bond. एक आध दो लाइन छोड़ के आगे तक डायग्राम बनाइए, किसी मानव का पॉइंट और ध्यान रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे ये H3PO4 है, क्या है, तो फास्फोरस के पास देखो, कंपाउंड फास्फोरस का है, ऑक्सीजन है, तो एक फास्फोरस मतलब एक ऑक्सीजन जो है फास्फोरस से कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। अब बचे कितने हैं, अच्छा ये जो डबल बॉन्ड है इसको कोऑर्डिनेट मानेंगे। ठीक है, तो फास्फोरस के पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। ध्यान दो, ऑक्टेट में इसको काउंट, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयर कर लिया हाइड्रोजन। ध्यान दो, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या नहीं है? और जहां तक हमारी कोशिश थी हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से जोड़ने नहीं दिए। और ध्यान देना बेटा, जितने OH होंगे वही बेसिसिटी होगी। तो OH कितने हैं? 3। तो यहाँ पर M मींस बेसिसिटी कितना? 3। और आपको बताया भी थे कि अगर फास्फोरस की कंपाउंड में सेंट्रल एटम 1 है, पीछे बहुत पीछे बताए थे,
तो बेसिसिटी क्या होगी, जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम होगी। तो ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो बेसिसिटी कितना लिख रहे हो 3। इधर को कुछ मिटाया क्या 2 लाइन भैया नाम क्या होता है? हाँ नाम फास्फोरिक एसिड। हाँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब ध्यान दो H3PO3 ये H3PO3। अब ध्यान दो एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो ध्यान दो आपको मना किए थे ना सेंटर एटम से हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, लेकिन मजबूरन हमें क्या किया जोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई और कंडीशन बच रही है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना ही है। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितने हो गए 2 और टर्म H3PO2। बताओ अब यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन और कम हो गया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ही, तो कितने हैं 2H। यहाँ पर बेसिसिटी कितना 1, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही लोगे। H4P2O5 H4P2O5। ध्यान दो ऑक्सीजन क्या है 8। डायग्राम बनाना है क्या, एक ऑक्सीजन को दोनों के बीच में रख दिया जाए, देखो डबल बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे एक फास्फोरस से, देखो इतना है। उसके बाद अब क्या होगा, ये H सिंगल बॉन्ड से कर, यहाँ पर 2H हमें डायरेक्टली जोड़ना पड़ेगा, तो बेसिसिटी कितना बेटा 2। इसको जरूर याद रखिएगा, ये इतना भी बेसिसिटी इतना याद तक पूछा था, ठीक है। पीओपी बांड कितना 1, पीपी बांड 0, पीएच बांड 2, पीएच बांड 2, और पी डबल बॉन्ड को अगर पूछे तो जितने फास्फोरस होंगे उतने पी डबल बॉन्ड होंगे, वो तो फिक्स है, ठीक है। H4P2O6 मिटा दे इसको, H4P2O6 बना लेंगे। भैया तो अब यहां पर ध्यान दो, देखना बेटा कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेसिसिटी कितना 4, PP1 8, POP1 0, PH1 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और अगर 7 कर दिया जाए 7 तो अंतर क्या होगा POP, एक ऑक्सीजन आ जाएगा H4P2O7, तो यहाँ पर POP। POP1 बेसिसिटी कितना 4, POP 8, PP 0, और कुछ PH 4, PH 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अभी चलो कल कुछ और दो एक बता देंगे एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस बांकी वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक भैया। कोई प्रॉब्लम, सब नाम चलो नाम बाद में देखूंगा, सबके नाम बताया है आपको, ठीक। वहाँ